औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउस ऑफ जस्टिस से मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट। और आज जो लेक्चर मैं आपको देने जा रहा हूं या जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि कल मुझसे एक थ्रू व्हाट्सएप एक सवाल पूछा गया। एक आदमी ने सवाल किया कि वो मकान ख़रीदना चाहता है, लेकिन जो बेचने वाले हैं वो उसके वालिद साहब हैं। मतलब कि वो अपने वालिद साहब से मकान ख़रीदना चाहता है। तो मैंने पूछा कि क्या वो ख़रीद रहा है। जो सबसे पहला जो सवाल यही मेरा बनता था, क्योंकि अक्सर ये होता है कि वालिद साहब की जो प्रॉपर्टी होती है तो कोई एक बेटा जिसके पास वो रह रहे होते हैं तो वो उनको अपनी मोहब्बत का वो जो होता है एक रिश्ता होता है, तो उसके तहत ब्लैकमेल करके, या वो बीमार वगैरह होते हैं तो उन्हें अभी इस चीज़ का इतना उस टाइम वो सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती कि वो बाकी जो उनके बेटियां बेटे हैं उनका हिस्सा इसके नाम ट्रांसफ़र करें। तो अक्सर ऐसा होता है। तो मैंने भी पूछा कि क्या वो ख़रीदना चाहता है या इस तरीके से ट्रांसफ़र करवाना चाहता है। तो तब उसने कहा कि मैं ख़रीदना चाहता हूँ, मैं पेमेंट करके ख़रीदूँगा। तो मुझे डर ये है कि जो मेरे बाकी बहन भाई हैं, अभी तो मैं ख़रीद लूँगा, लेकिन जब वो मेरे वालिद साहब की डेथ हो जाएगी तो उस टाइम वो इस मकान में से अपना हिस्सा क्लेम करेंगे और कोर्ट में जाके ये कहेंगे कि ये एक विरासती जायदाद है, वालिद साहब की प्रॉपर्टी है और हमारा हिस्सा इसमें दिया जाए। तो इसमें जवाब ये है कि डेफ़िनेटली वो जाके कोर्ट में ये कह सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। वो ये क्लेम करेंगे कि आप इस मकान के बेनामी ऑनर हैं, मतलब कि आप असल मालिक नहीं हैं। असल मालिक वालिद साहब थे, मकान वालिद साहब का था, उन्होंने ख़ुद ख़रीदा था, ख़ुद बनाया था, जो भी किया था, मतलब प्लाट ख़रीद के बनाया था या मकान ही ख़रीदा था, जो भी है, लेकिन असल जो मालिक हैं वो हैं। लेकिन आपने बाद में चूँकि वालिद साहब आपके पास अगर रह रहे थे तो उसका फ़ायदा उठाया है, या किसी भी तरीके से वालिद साहब को मजबूर करके तो वो अपने नाम करवा लिया। तो वो आपको बेनामी ऑनर डिक्लेयर करवाने की कोशिश करेंगे। अगर आप बेनामी ऑनर डिक्लेयर हो जाते हैं कोर्ट के थ्रू, तो आपका ये जो रजिस्ट्री है, सेल डीड है, बेशक रजिस्टर्ड हो चुकी है, इंतकाल हो चुका है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो उस सिलसिले में अगर वो ऐसा करते हैं तो आपने क्या करना है, आपने फिर मनी ट्रेल देनी होती है कि मेरे पास ये रकम कहाँ से आई, मेरी इनकम कितनी है, सेविंग कितनी है, क्या मैं उस सेविंग से इतना बड़ा मकान, इतनी मालियत का मकान ख़रीद सकता हूँ कि नहीं। लेट्स सपोज़ कि आपने मकान ख़रीद लिया 1 करोड़ का, आपकी एज है 18 साल, अभी आप स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन किया जाता है वो ये है कि आया आपकी इनकम इतनी है, जब आप खुद स्टूडेंट हैं तो ये 1 करोड़ की रकम आपके पास कहाँ से आ गई, आपने ये मकान कैसे ख़रीद लिया। तो यहाँ पर आपने अपनी मनी ट्रेल देनी है। मनी ट्रेल का मतलब ये है कि आप मुकम्मल डिटेल देंगे कि मेरी इनकम इतनी है, सेविंग इतनी है, ये मकान इतनी जो इसकी वैल्यू है ये इतनी है, तो मैंने इस तरीके से ख़रीदा है। सेकंडली आपने ये करना है कि जब आप पेमेंट करें तो वालिद साहब को थ्रू ऑनलाइन जो जितने भी तरीक़ाकार हैं उनके तहत करें। या तो आप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, या उनको बैंक ड्राफ्ट वगैरह पे ऑर्डर वगैरह दे दें, या किसी भी मतलब ये चेक दे दें। तो इस तरह से दे दें ताकि कल अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती है तो आप कोर्ट में जाके ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो भी साबित कर सकें कि मैंने ये पेमेंट की थी, ये वालिद साहब के अकाउंट में चली गई थी। तो आगे वो सारा रिकॉर्ड उसका निकल आता है कि आपकी पेमेंट उनके अकाउंट में गई, आगे से वहाँ से किसने निकलवाई, जो भी है वो सारा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। अगर आप वाकई ये पेमेंट करके ख़रीदना चाहते हैं तो फिर तो ये बेहतर तरीका है कि आप थ्रू बैंक आप पेमेंट करें, ताकि आप उसको कल साबित भी कर सकें। अगर आप कैश दे देंगे तो किसी जगह भी साबित करना कैश को बहुत मुश्किल है। बाकी जो आप एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट टू सेल जो होता है, या रजिस्ट्री करेंगे तो उसमें जो विटनेसेस होते हैं वो भी होंगे, तो वो फिर आप उसको ईज़िली साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कैश दे दी तो फिर आपके लिए साबित करना मुश्किल है। और दूसरी चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है वो जो पहले मैंने बताई हुई है कि मनी ट्रेल वाली, कि आपने अपनी तमाम मनी ट्रेल देनी है कि जो इतना पेमेंट करके आप मकान ख़रीद रहे हैं तो ये आपने कहाँ से लाए हैं पैसे, और कैसे आपने इनको मैनेज किया कि आप ये मकान ख़रीद सकें। क्योंकि एक स्टूडेंट है अगर, या कोई 16, 17, 18 साल का बच्चा है, तो उसके पास डेफ़िनेटली सोर्स ऑफ इनकम इतना कोई नहीं होता
कि वो ये मकान ख़रीद सके, इतनी बड़ी मालियत का मकान ख़रीद सके। इसके अलावा ये भी होता है कि एक फ़र्ज़ क्या कोई ज़्यादा एज का भी बंदा है, लेकिन वो बमुश्किल इतना कमाता है कि जिससे उसके घर का ख़र्चा चलता है, तो फिर भी सवाल ये पैदा होगा कि इसने ये कैसे मकान ख़रीद लिया, ये इनकम इसके पास कैसे आ गई। तो इसलिए अगर जो भी ऐसा ख़रीद रहा है, इस तरह का कोई मकान ख़रीद रहा है, तो वो अपने ज़हन में रखे कि ये चीज़ें उसे साबित करनी पड़ेंगी। नहीं कर सकेगा तो उसका मकान जो रजिस्ट्री हो चुकी है, इंतकाल भी बेशक हो चुका है, वो कोर्ट उसको कैंसिल कर देगी और जो लीगल एयर्स हैं सबको उसमें से हिस्सा मिलेगा। दोस्तों, जो भी मुझे सवाल किया जाता है थ्रू व्हाट्सएप, काफ़ी सवाल भेजे जा रहे हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों तो उन पर मैं वीडियो बना दूं ताकि सबको उस चीज़ का फ़ायदा भी हो जाए। बाकी जो मुझे क्वेश्चन आते हैं मैं कोशिश करता हूं कि थ्रू वॉइस मैसेज या बज़रिया कॉल भी मैं जो पूछ रहे हैं सवाल तो उनके जवाब दे रहा हूं। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हासिल की होंगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह।